हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत चैप्टर देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। हमने पिछले वीडियो में बर्नौली प्रमेय को देखा। अब आइए उस पर आधारित हम उपकरण बेंचुरीमीटर को देखते हैं कि बेंचुरीमीटर क्या होता है। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि यह एक क्या है, बेंचुरीमीटर है। तो पहले हम आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, यानी कि जो बेंचुरीमीटर है वह बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। इसकी सहायता से किसी प्रवाहित द्रव का विसर्जन ज्ञात की जाती है। यानी बेंचुरीमीटर से अगर आपसे पूछा जाए कि बेंचुरीमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो द्रव की विसर्जन ज्ञात करने में करते हैं, डिस्चार्ज ज्ञात करने में करते हैं। इसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एवं इंक्लाइंड पाइपों में विसर्जन ज्ञात करते हैं। यानी कि बेंचुरीमीटर द्वारा हम पाइप की किसी भी अवस्था में, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, किसी भी अवस्था में, स्थिति में हो, हम द्रव के प्रवाह को फाइंड कर सकते हैं, यानी विसर्जन को फाइंड कर सकते हैं। अगला है, इसका प्रयोग मुख्य पाइप लाइन में करते हैं। यानी जो बेंचुरीमीटर का है प्रयोग है वह मुख्य पाइप लाइनों में करते हैं। जैसे शहरों में जो घरों में पानी आता है, तो जो मेन पाइप लाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें प्रवाह की दर को फाइंड करने के लिए मेन पाइप लाइन में बेंचुरीमीटर लगा करके उसके विसर्जन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइए हम बेंचुरीमीटर की संरचना को समझ लेते हैं कि बेंचुरीमीटर की संरचना की बनावट किस प्रकार से होती है। तो इसके तीन मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप, अभिसारी शंक्वाकार नली इसको बोलते हैं। तीसरा थ्रोट यानी कंठ, ये जो है अभिसारी शंक्वाकार नली है, एक कंठ है। और तीसरा क्या है, डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप यानी अपसारी शंक्वाकार नली, जो इधर वाला है। अब यहाँ पर इसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि इसको कहाँ पर लगाते हैं, मुख्य पाइप लाइन में। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो अपसारी शंक्वाकार नली है, इसका एक सिरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो मुख्य पाइप लाइन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसका जो कम व्यास वाला सिरा है उसका जो सिरा है कंठ से जुड़ा हुआ है। और कंठ का एक सिरा कहाँ से, अभिसारी शंक्वाकार नली से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कंठ का सिरा अपसारी शंक्वाकार नली से जुड़ा हुआ है। जो मुख्य पाइप लाइन है का यहाँ पर देख रहे हैं, जो अपसारी शंक्वाकार नली है उसका एक सिरा कंठ से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा मुख्य पाइप लाइन से जुड़ा रहता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर हम देखें कि पाइप का, जो मुख्य पाइप का अगर व्यास d है, तो जो अभिसारी शंक्वाकार नली है, कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप है, इसकी लंबाई हम 2.5 गुना रखते हैं। यानी जो पाइप, ये मुख्य पाइप लाइन का इस अभिसारी शंक्वाकार नली का जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, वह कितना होती है, 2.5 मीटर। और कंठ का व्यास कितना रखा जाता है, जो मुख्य पाइप लाइन के व्यास से d/3 यानी कि 1/3 रखा जाता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई कितनी होती है, तो मुख्य पाइप लाइन के व्यास का 7.5 गुना होना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ कि जो अपसारी शंक्वाकार नली है इसकी लंबाई कम है और यहाँ पर इसकी लंबाई अधिक है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जब द्रव इसमें प्रवाहित होगा तो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेग अधिक हो जाएगा, और वेग अधिक होगा तो अगर यह कम लंबाई का होगा तो यहाँ पर भंवर बनने लगेगा और ऊर्जा हानि बहुत अधिक होने लगेगी, जिससे कि जो विसर्जन को हम मापेंगे वह उसमें अधिक त्रुटि आने लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई अधिक रखा जाता है। अब आइए हम इसके लिए फार्मूला फाइंड कर लेते हैं कि विसर्जन हम बेंचुरीमीटर से कैसे फाइंड करते हैं, उसका हम फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। अब आइए हम लोग बेंचुरीमीटर के लिए विसर्जन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे। हम देख रहे हैं चित्र में एक काट A है, यहाँ पर ले रहे हैं, और इसमें एक पीजोमीटर लगा हुआ है।
जिसमें दाब के कारण जो द्रव की ऊंचाई है, दाब के कारण यहाँ पर जो दाब है P1/ρg है। इसी प्रकार से कंठ पर भी एक पीजोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो दाब के कारण जो द्रव की ऊंचाई है चढ़ा हुआ है, दाब शीर्ष है P2/ρg। अब हम काट ए पर टोटल ऊर्जा निकाल लें और काट बी पर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, काट ए पर जो वेग है उसको हम लिख लेते हैं। काट ए पर क्षेत्रफल कितना हम मान लेते हैं A1 है, और यहाँ पर द्रव का वेग क्या है V1। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो द्रव का वेग क्या है V1 है, और यहाँ पर जो दाब तीव्रता है वह P1 मान लेते हैं। ठीक है, दाब तीव्रता क्या है P1 है। इसी प्रकार हम काट बी पर भी मान लेते हैं। इसी प्रकार काट बी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A2 हम मान लें, और यहाँ पर द्रव का वेग हम कितना मान लें V2 मान लें, और दाब तीव्रता हम मान लेते हैं P2 है। अब हम काट ए पर तीनों ऊर्जाएं निकाल लें और काट बी पर भी तीनों ऊर्जाएं को निकाल लें। तो काट ए पर संपूर्ण ऊर्जा हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, जो आधार तल से ऊंचाई होती है वही स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो Z1 हम मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि दाब है तो दाब के कारण जो ऊर्जा होती है उसको दाब ऊर्जा बोलते हैं, उसको शीर्ष के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, दाब शीर्ष, इसको हम शीर्ष बना ले रहे हैं। ठीक है, स्थैतिक शीर्ष, ठीक, शीर्ष के पदों में हम लिख रहे हैं। तो दाब शीर्ष कितना हो जाएगा P1/ρg हो जाएगा। रो क्या है, जो द्रव इसमें प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व है। अब यहाँ पर दाब शीर्ष के बाद कौन सा वेग शीर्ष हम फाइंड कर लेते हैं, वेग शीर्ष, या इसको काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। तो यह वेग के कारण क्या हो जाएगा V²/2g। तो बिंदु ए पर टोटल एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा, हम इसको जोड़ दें, टोटल एनर्जी। ठीक है, E मान ले रहे हैं या ए मान ले रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ दें, Z1 + P1/ρg + V1² अब इसी प्रकार से हम बिंदु या काट बी पर हम फाइंड कर लेते हैं। काट बी पर संपूर्ण ऊर्जा, तो यहाँ पर स्टैटिक हेड कितना हो जाएगा, स्टैटिक हेड Z2 हो जाएगा, मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर हेड यानी दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, दाब यहाँ पर दाब तीव्रता P2 है तो उसके कारण P2/ρg हो जाएगा, और वेलासिटी हेड कितना हो जाएगा V1²/2g। ठीक है, तो अब बी पर संपूर्ण ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम बी पर संपूर्ण ऊर्जा
हो जाएगी EB मान लें तो क्या हो जाएगा Z2 प्लस P2 अपान ρg प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g। अब बर्नौली प्रमेय से क्या हो जाएगा, काट A पर टोटल एनर्जी और काट B पर टोटल एनर्जी इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बर्नौली प्रमेय से काट A पर संपूर्ण ऊर्जा बराबर काट B पर संपूर्ण ऊर्जा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर हो जाएगा Z1 प्लस P1 अपान ρg प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू क्या है Z2 प्लस P2 अपान ρg प्लस V2 यहाँ पर ये 2 है स्क्वायर अपान 2g। तो अगर हम मान लें कि जो यह वेंचुरीमीटर है वह डेटम लाइन पर ही स्थित है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक हेड है वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, P1 अपान ρg, P1 अपान ρg प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू या P2 अपान ρg प्लस V2 स्क्वायर अपान 2g। यहाँ पर हमने Z1 और Z2 को 0 कर दिया। हम ये मान रहे हैं कि जो वेंचुरीमीटर है वह डेटम लाइन पर ही स्थित है। अब हम इसका पक्षांतर करते हैं, तो P1 अपान ρg माइनस इसको हम इधर लाते हैं P2 अपान ρg। अब यहाँ पर इसको हम उधर ले आएंगे V2 स्क्वायर अपान 2g माइनस V1 स्क्वायर अपान 2g। यहाँ पर हम देख रहे हैं P1 अपान ρg और माइनस P2 अपान ρg यह किसके बराबर है, यह जो हेड लॉस है इसी के बराबर है, h के बराबर है। तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम h लिख सकते हैं, क्योंकि यही P1 अपान ρg माइनस P2 अपान ρg करेंगे, जो यह P2 मीटर में द्रव भरा हुआ है इसी का अंतर ही h है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर, या इसमें हम क्या कर लें 2g कामन ले लें, 1 अपान 2g को हम कामन ले रहे हैं। तो क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको ला दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर काट A पर क्या करें, एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज निकाल लें कि यहाँ पर काट A पर डिस्चार्ज कितना है, काट A पर डिस्चार्ज विसर्जन कितना, डिस्चार्ज Q मान ले रहे हैं। Q बराबर क्या होता है, A इंटू V। अगर यहाँ पर एरिया हमने माना है A1 और विसर्जन के लिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर A1 V1। तो A1 V1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से काट B पर भी हम विसर्जन निकाल लें। काट B पर डिस्चार्ज Q बराबर A2 V2। A अगर Q1 यहाँ पर Q2 मान लें। अब सातत्य समीकरण से क्या होगा, सातत्य समीकरण से A1 V1 बराबर A2 V2 हो जाएगा। A1 V1 बराबर A2 V2, यानी Q क्या होगा, दोनों जगह पर डिस्चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 बराबर Q लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम तो V1 बराबर Q अपान A1 लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से हम इसको भी करें, A2 V2 बराबर Q, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा Q अपान A2। अब हम V1 और V2 का मान यहाँ पर रख दें। इस समीकरण को अगर 1 मान लें तो V1 और V2 का मान समीकरण 1 में रख दें, तो V1 व V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रख दे रहे हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1/2G। अब V1 के V2 पहले है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बड़ा वाला ब्रैकेट करके V2 के जगह पर हम लिख सकते हैं Q/A2 का स्क्वायर माइनस Q/A1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2G, तो Q स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, Q स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं, तो H बराबर यहाँ पर Q है, तो स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो 1/A2 का स्क्वायर माइनस 1/A1 का स्क्वायर। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब हम इसको इधर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं H बराबर Q स्क्वायर अपान 2G 1/A2 स्क्वायर माइनस 1/A1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो H बराबर Q स्क्वायर अपान 2G, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, A1 A2 इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि Q स्क्वायर बराबर हम क्या लिख दे रहे हैं, तो H यहाँ पर हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2G, और ये भी ऊपर चला जाएगा, A स्क्वायर A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये क्या है आ जाएगा नीचे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसको हम सिस्टमेटिक अब तरीके से लिख ले रहे हैं, Q स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक, 2GH, इसको हम इस प्रकार से लिख ले रहे हैं। अब हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, तो Q बराबर पूरा अंडर रूट में हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2GH। अब यहाँ पर यह क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो Q बराबर A1 A2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अंडर रूट 2GH हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें Q बराबर A1 A2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G अंडर रूट H। यहाँ पर इतना जो मान है, ये वाला मान, ये क्या है, किसी भी वेंचुरी मीटर के लिए एक स्थान पर कांस्टेंट होगा। A1 A2 और G का मान क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं K बराबर A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G। ठीक है, यह किसी वेंचुरी मीटर के लिए क्या होगा स्थिर होगा, तो इसलिए हम इसको K को क्या बोलते हैं वेंचुरी मीटर स्थिरांक। क्या बोलते हैं
वेंचुरी मीटर स्थिरांक। तो इस प्रकार से हम अब इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, Q बराबर, अब इस पूरे वाले जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर K को हम लिख सकते हैं K√H। तो इस प्रकार से हमें एक फार्मूला मिल गया Q बराबर K√H। वास्तव में जब ये द्रव प्रवाहित होता है तो इस जो डिस्चार्ज हमें फाइंड हो रहा है इसका जो सैद्धांतिक, क्योंकि यह क्या है, सैद्धांतिक है, वास्तव में इसका डिस्चार्ज कुछ अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें ऊर्जा हानि भी होती है। तो ऊर्जा हानि के कारण इसमें जो हमें विसर्जन प्राप्त होगा, यहाँ पर जो H है इतना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हेड लॉस भी होगा, तो इतना न होकर के वास्तव में थोड़ा और हमें हेड लॉस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और कोफिशिएंट लगाते हैं जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में जो हमें फार्मूला प्रयोग करेंगे वह Q बराबर C/√H यह होगा। यहाँ पर C क्या है, C है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन गुणांक, विसर्जन गुणांक बोलते हैं। और इसका मान जो होता है, विसर्जन गुणांक का मान होता है, C का मान कितना होता है, 0.97 होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में वेंचुरी मीटर को समझा और इसके द्वारा यानी कि इसके किस प्रकार से, इससे हम किस प्रकार से किसी प्रवाहित पाइप में, मेन पाइप में फ्लो निकालेंगे, डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, इसको देखा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा और इससे हम किस प्रकार से किसी मुख्य पाइपलाइन में प्रवाह का विसर्जन ज्ञात करेंगे, देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।